हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम टू आर नया चीज और वो क्या है? डेली एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस। नाम चेंज हो गया, ठीक है। अभी द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम कवरिंग, तो इस वजह से जो है इसको यहाँ पर हमने लिख लिया है। नाउ हु इज प्रेजेंटिंग? दैट्स मी, खुशबू। सो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट्स देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें जो है वो इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर। द वेरी फर्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत हॉट टॉपिक रहने वाला है फॉर रियली वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज भारत रिप्लेसेस इंडिया इन G20 invite. Now what is the controversy behind it? Why people are talking so much? क्योंकि आर्टिकल 1 के हिसाब से हम देखें तो उसमें तो लिखा ही है इंडिया, दैट इज भारत। देन इफ वी वेदर वी आर यूजिंग भारत और इंडिया, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट, राइट? तो ये चीज जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अपना, ये दोनों ही आर्टिकल, ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, इसमें ये है कि दो CGIs, how two Chief Justice of India, Justices of India had dealt differently with the pleas for the name भारत। दोनों ने ही किस तरीके से अलग अलग तरीके से इसको डील किया है जब भारत नेम से रिलेटेड जो है प्ली आई थी, अपने देश का नाम भारत से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट है केरला हाई कोर्ट सीक्स टू एक्सप्लोर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिल स्टेशंस। तो दिस इज ऑफ द लीस्ट कंसर्न थिंग, लेकिन क्या चल रहा है वो चीज मैं बता रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स आगे देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ पर ये जो 4 टॉपिक्स हैं, ऑल दीज आर, नहीं 4 नहीं 5 टॉपिक्स जो है वो आपके एडिटोरियल हैं। ये सारे के सारे आज के सारे एडिटोरियल्स जो थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सही थे। पहला क्या है? टाइम टू डिसाइड, हिमालयन रीजन से रिलेटेड है। देन द केस फॉर इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नेंस, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा आ गया। पॉलिटी इन ऑल, कू इन गिबॉन, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीजें चल रही है, जियोपॉलिटिक्स, ठीक है, तो कू इन गिबॉन, तो वहां पे क्या चल रहा है। देन इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स, बहुत बार हालांकि हमने कवर कर लिया, बट स्टिल अगेन ब्रिक्स के एक्सपेंशन के क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गया यहाँ पे। डिकोडिंग द न्याय संहिता बिल, अब ये न्याय संहिता बिल जो है वो एक्चुअली है क्या, वो मैंने तो समझा ही दिया है, लेकिन अब यहाँ पर और डिटेल में चीजें हम देखेंगे, क्या इसकी पॉजिटिविटीज हैं जो इसमें बताई गई हैं, दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग। देन कम्स द लास्ट वन, लॉज गवर्निंग फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट हैं उसको गवर्न करने वाले जो लॉज हैं उससे रिलेटेड। सो ये हमारा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया हुआ है। किसमें है? टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, राइट? सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर एंड ऑल ऑफ दीज आर वेरी मच रेलिवेंट एंड important for us. But before that, a little bit of information that Tathastu pe these are the batches which are going to launch and some are going on also. जैसे कि MSLV ये चल रहा है एंड इसमें एडमिशन आप ले सकते हो। PSLV is going to be launched very soon. PSLV क्या है? ये प्रीलिम्स के लिए है। Then NCERT module is there and the last one is philosophy optional which is going to be launched on 15th of September. ये स्टार्ट होगा, लॉन्च क्या स्टार्ट होगा, ये लॉन्च व्हीकल है तो ये लॉन्च होंगे, ये तो हमारा है स्टार्ट होगा, ठीक है। All the information related to any of these courses you can get there on tathastuics.com, या फिर आप जो है इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और you can visit on this at this particular place also, that is our office. Let's get started with the very first thing. ये है वो इनविटेशन जिसको लेकर के बहुत ज्यादा हाइप हो रखा है। हाउ कुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट द प्रेसिडेंट ऑफ भारत? ओके, तो अब लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे कि पहले हमेशा से लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन व्हाई वी आर राइटिंग प्रेसिडेंट ऑफ भारत एंड व्हाट इज रॉन्ग विद दैट, और इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दैट? क्या इसके साथ सच में किसी तरह की कोई गड़बड़ है भी? ये चीज यहाँ पर है। तो ये एक जो शब्द है, एक वर्ड है जिसको लेकर के ऐसा पूरा का पूरा
एकदम बवाल हो रखा है. सो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट आर्टिकल 1 विच इज रिलेटेड टू द नेम. ओके, इंडिया दैट इज भारत. आप सभी ने पढ़ा होगा. आर्टिकल, पहला आर्टिकल है भाई पॉलिटी, आप लोगों ने कैसे नहीं पढ़ा होगा. तो ये इनविटेशन जो है एक्चुअली G20 में जितने लोग शामिल हो रहे हैं उन लोगों को डिनर के लिए भेजा गया था. तो उसी में ही ये चीज जो है वो मेंशन करी गई है, जिसको लेकर के पीपल, देयर आर अ लॉट मेनी पीपल हु आर हैविंग प्रॉब्लम विद दिस. नाउ दिस इज द आर्टिकल जहां पर कि भारत रिप्लेसेस इंडिया इन G20 इनवाइट फ्रॉम प्रेसिडेंट. G20 इनवाइट जो कि प्रेसिडेंट की तरफ से इनविटेशन गया है, वहां पे भारत ने रिप्लेस कर दिया है नेम दैट ऑफ द इंडिया. ओके, India, that is Bharat, has been replaced. India was replaced with Bharat. This is the concern. And ये President of India को जो है President of भारत यहाँ पर mention करा गया है. And the Bharat word will be used more and more in the coming months for the communication purpose. This is what for the official communication purpose. This is also has been made. अब इसमें जो है एक पॉइंट यहाँ पर ये भी चीज आ रही है कि आप लोगों को पता होगा कि ऑपोजिशन ने एक ग्रुपिंग कर ली है अपनी, और वो ग्रुपिंग इंडिया. ठीक है, व्हाट दे हैव रिटन इंडिया, अपना नाम जो है इंडिया दे दिया है. तो बहुत सारे लोगों का ये भी चीज कहना है कि इन्होंने अपना नाम इस तरीके से इंडिया दे दिया है. सो दैट कैन ऑल्सो बी द रीजन, दैट माइट बी द रीजन व्हाई दे आर यूजिंग भारत इंस्टेड ऑफ इंडिया. ओके, इसके अलावा some people are saying for the different political reasons also कि भाई हिंदी को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो ये इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में इस तरीके से ये भारत बोल रहे हैं. ओके, but the point is that if it is there, given there in the constitution itself, India, that is Bharat, India यानी भारत, भारत means India, then आप भारत use करो, India use करो, what is the problem with that? Okay, तो यहाँ पे जो है आसियान समिट में अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी जो है वो वहां पे गए, तो वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही मेंशन किया जा रहा है, ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो जो जिसका भी इन सारी चीजों में दिमाग लगता है ना, आई हैट्स ऑफ टू दैट पर्टिकुलर पर्सन हु एवर डज ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग. तो ऑपोजिशन ने अपना नाम दे दिया यहाँ पर इंडिया, तो इन लोगों ने अपना नाम यहाँ पर जो है हर जगह से इंडिया को हटा के भारत लगाने लगे. आप सोच रहे हो क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं. खैर, ये तो पॉलिटिकल चीज है, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे भी देखो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस थिंग. ओके, अब इसके साथ साथ जो है एक पॉइंट यहाँ पर ये भी चीज है कि पहले भी ये भारत वर्ड को लेकर के काफी सारी प्लीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं. ओके, सो हाउ टू CJIs 4 years apart had dealt differently with pleas for the name of भारत, for the name भारत. ये जो डिफरेंट प्लीज जो है वो आई थी, तो पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने कहा कि ये इंडिविजुअल की चॉइस है, भाई उसकी चॉइस है. If the person wants to call India as Bharat, Bharat as India, then there is no difference, that there is no problem with that. Okay, the right of individual, here he stated the right of individual to choose between the two names, कि आपको जो है दोनों में नेम्स में से आपको जिसको भी चूज करना है, you can do that, right? His successor 4 years down the line suggested nudging the government about it. अब इनके जो सक्सेसर थे उन्होंने, उनका क्या कहना था, भैया गवर्नमेंट को जो है उसके उनके मत्थे पे यहाँ पर इन्होंने डाल दिया, राइट. मार्च 2016 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर, इन्होंने कहा दैट nobody, no authority, listen this thing very carefully, nobody, no authority, state or court had the power to dictate to citizens what they should call their country. कि किसी भी सिटीजन को ये चीज बोलने के लिए वो ऑथराइज नहीं है. कोई भी अथॉरिटी, कोई भी इंसान, कोई भी स्टेट या फिर कोई भी कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल को बोले कि भाई आप अपनी कंट्री को इसी नाम से बोलो, इसी नाम से जो है यू हैव टू कॉल इट. नो, किसी के पास जो है इस तरीके की पावर नहीं है, ठीक है. नाउ हियर इंडिया वाज नॉट अ लिटरल translation of the word
वर्ड भारत। अब भारत वर्ड का अगर यहाँ पे देखें तो लिटरल जो एक ट्रांसलेशन कहते हैं ना, तो वो नहीं है अगर भारत को कहे। देखिए इसके पीछे एक अलग ही स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि हम सभी को पता है दैट हमारा जो सिविलाइजेशन था दैट स्टार्टेड ओवर देयर इन द इंडस वैली। कोई खाली स्पेस? यस, वी कैन कवर इट ओवर हियर। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, दिस इज द इंडस रिवर, राइट, एंड ये पूरा रीजन जो है दैट इज भारत, एंड इसके क्रॉस इसके इधर भी the Indians only, right? So the people over here, Central Asians and all other people, तो वो सभी लोग जो है अफगानीज and all, मतलब अदर जो लोग थे, उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो इंडस रिवर है, इसके सिंधु रिवर है, सिंधु नदी है, उसके उस पार जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको नाम देने, उनको ये लो ना सिंधु की जगह पे हिंदू, राइट, तो हिंदू बोले जाने लगे। तो उसी तरह से जो है इंडिया वर्ड भी आ गया, इंदो करके इंडिया वर्ड भी उसी तरीके से ही आया, राइट। अब ये वाली चीज हो गई। भारत नाम जो है, व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज भारत, अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो एंशिएंट हिस्ट्री में देयर वाज अ ट्राइब, एंड वो ट्राइब जो था वहां पे क्या था, देयर वॉज अ ग्रेट वॉर एक्चुअली हैपेंड बिटवीन 10 किंग्स, जो कि एक तरफ थे और दूसरी तरफ ये भरत क्लैन था, ठीक है। अब यहां पे क्या हो कि 10 लोग अगेंस्ट 1 वॉज देयर, एंड ऑल ऑफ दीज पीपल, ये सभी के सभी हार गए सिर्फ वो एक ट्राइब से, दैट वॉज भारत, दैट वॉज द वन, राइट। सो उन्हीं के नाम से जो है ये भारत नाम भी आ गया। भारत भी यहां पर जो है भारतवर्ष बोलते थे, राइट, जिसको कि भारतवर्ष इंग्लिश में बोल देते, बट भारतवर्ष बोलते हैं, ठीक है। सो वो क्या है, व्हाट इज दैट इज इंडिया, भारतवर्ष बोलने लगे इसको, ठीक है। तो ये तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज हो गई। अब इसके बाद जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब बैठाया गया था तो दे एक्चुअली डिबेटेड ऑन डिफरेंट नेम्स। किन किन के ऊपर डिबेट हुआ यहाँ पे, भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि या फिर भारतवर्ष, ये सारे कुछ नेम थे जिसको लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा था कि हिंदुस्तान बोले, भारत बोले, हिंद बोले, भारत भूमि बोले या फिर भारतवर्ष बोले, क्या नाम इसको रखे, ठीक है। तो जिसमें कि जो है भारत नाम को रखा गया, राइट। नाउ इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड मेरली फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द रिपब्लिक बाय अदर कंट्रीज, क्योंकि जो दूसरी कंट्रीज थी वो इंडिया के नाम से जान रही थी, एंड ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज करके रखे हुए थे हमको इतने सालों तक, तो दे यूज्ड टू कॉल अस इंडिया, राइट। तो अब इंडिया ये जो पूरा सब ये जो नॉट कॉन्टिनेंट, ये जो लैंड मास है जिसको कि हम भारत कह रहे हैं, ठीक है, तो इसको ये इंडिया कहते थे। तो इस वजह से a lot many countries, everyone they were like that of the इंडिया ओनली, राइट। ह्यून सांग जो है उन्होंने भी अपनी कहानी, अपनी जो डायरी लिखी थी उसमें भारत ही नाम मेंशन किया हुआ था, ओके। इफ यू रेफर द ओल्ड स्क्रिप्चर्स, तो पुराने स्क्रिप्चर्स में भी भारत लिखा हुआ है, ओके। तो ऐसा सच नहीं है कि भारत वर्ड कुछ नया शब्द हम लोग अपने से इजाद करके लाए हैं, अपने से कुछ इनोवेशन की है। दिस इज समथिंग विच हैज ऑलवेज बीन देयर, हमेशा से ही था, ठीक है। अब ये जो है ये कहा गया कि जो इंडिया वर्ड है दैट वाज देयर, दैट एक्चुअली वी यूज फॉर द लिमिटेड पर्पस ओनली, राइट। सेकंड प्ली जब फाइल हुई तो इसमें द प्ली वांटेड इंडिया टू स्ट्रक ऑफ आर्टिकल 1, ठीक है। ये जो टू बी स्ट्रक ऑफ आर्टिकल 1 मतलब आर्टिकल 1 में जो इंडिया वर्ड दिया हुआ है उसको वहां से हटाने के लिए कि भाई उसमें सिर्फ भारत रहने दो, इंडिया को हटाओ, सेइंग देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी अबाउट द नेम ऑफ द नेशन,
कि किसी देश के नाम के लिए जो एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे बॉब्डे जी, तो ही रिस्पॉन्डेड बाय पॉइंटिंग आउट to the petitioner that Bharat and India are both the names which is actually has been given there in the constitution, and we actually run according to the constitution only, right? तो भारत और इंडिया नेम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है, एंड इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है ये दोनों के दोनों चीज। दो चीफ जस्टिस ने ये भी कहा that he actually did not entertain the petition, and he actually suggested into a representation and forwarded to the central ministries, primarily to the home ministry, that what they actually want to do with this kind of petition and all. So खुल के वैसा ऐसा जो है कोई बात नहीं कहेगी, right? So if all of us agree with this thing that we are supposed to follow up with the follow the constitution, then there shouldn't be any kind of problem. इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर भारत वर्ड भी जो है वो यूज किया जा रहा है। यहाँ पे जो है एक्चुअली जो ऑपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रख लिया था, और यहाँ पे G20 में इंडिया बोलते, तो वो जो एक कंफ्यूजन शायद हो कि, एंड आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई कंफ्यूजन भी होता, खैर दैट इज अ पॉलिटिकल थिंग, बट आई डोंट थिंक सो दैट इफ वी आर कॉलिंग it as Bharat, that is our country as Bharat, there shouldn't be any problem, because constitution में है तो हम इंडिया यूज करें तो भारत यूज करें, तो there shouldn't be any kind of problem, right? बहुत सारे लोग इस चीज को भी आर्ग्यू कर रहे हैं that there are other countries also जो कि दूसरे देशों में दूसरे लोगों के द्वारा डिफरेंट नेम से जानी जाती हैं, जैसे कि जापान, जर्मनी, लेकिन वो अपने लिए जो है डिफरेंट नेम यूज करते हैं। तो व्हाई कांट वी आल्सो डू लाइक दैट कि इंडिया को जो है बाहर की कंट्रीज जो है हमको रेफर करने के लिए यूज करें, एंड हम भारत अपने लिए यूज कर सकते हैं। ओके, सो दीज काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर ऑल्सो एक्चुअली कमिंग फॉरवर्ड। खैर, व्हाटएवर द रीजन, हमको क्या ध्यान में रखना है, आर्टिकल 1 यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो आर्टिकल 1 अच्छे से पढ़ लेना फॉर द प्रीलिम्स। Now the next topic is the case for elections in Jammu and Kashmir. तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है इलेक्शन कराने के लिए यहाँ पर जो है काफी सारा आर्ग्यूमेंट दिया गया है that why it can't be done and all. So since the moment actually you can say कि जब से स्टेटहुड लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर का, एंड उसके साथ साथ लद्दाख को सेपरेट किया गया है, तो लद्दाख वहाँ से स्टेटहुड की मांग कर रहा है, एंड यहाँ पर और मतलब दोनों की ही अपनी अपनी जो है डिमांड हो रही है, दो बोथ आर लाइक स्टेट का दर्जा देने के लिए, उसके साथ साथ इलेक्शंस के लिए, एंड देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स विच दे आर एक्चुअली आस्किंग फॉर, राइट? The recent announcement by Narendra Modi administration regarding the formation of committee, and ये जो committee जो है वो क्या करेगी, it will be actually examining जो कि state की election है और जो union यानी लोकसभा elections है, क्या वो साथ में किए जा सकते हैं, ठीक है? Election suggests that elections in Jammu and Kashmir may be delayed. अब यहाँ पे कह रहे कि जो कमेटी बैठा दी गई है कि जो स्टेट के इलेक्शंस हैं और यूनियन गवर्नमेंट का जो इलेक्शन है यानी लोकसभा इलेक्शन है, ये इलेक्शंस के ऊपर कमेटी बैठाई गई है। तो इस कमेटी के बैठाए जाने की वजह से दिस इज एक्चुअली बीइंग स्पेक्यूलेटेड कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शंस होंगे वो डिले होने वाले हैं। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन वेरी soon. Now this is despite assurances that the administration is very much prepared कि कभी भी जो है इलेक्शन होने का अगर होगा तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड ओवर हियर, व्हेनेवर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स टू होल्ड इलेक्शंस वी कैन डू दैट। ओके, एक बार वहां से आ जाए कि हाँ भाई हम यहाँ पे इलेक्शन करेंगे इतने इतने टाइम में, तो वी आर ऑल सेट, वी कैन डू दैट। अब यहाँ पे जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो साइलेंट है, दिस इज बीइंग पॉइंटेड कि वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। जब ऊपर से आएगा इन्फॉर्मेशन देन ओनली दे विल बी सेइंग एनीथिंग ना यहाँ पर, कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, ही हैज स्टेटेड दैट पंचायत, म्यूनिसिपल एंड लोकसभा इलेक्शंस विल ऑल टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें पंचायत, म्यूनिसिपल और लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं वो सभी होने वाले हैं,
ठीक है, तो ये होने वाले हैं। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन यहाँ पर रेज किया जा रहा है कि असेंबली इलेक्शंस जो है वो क्यों नहीं हो सकते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पंचायत एंड म्यूनिसिपल, क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम पंचायत इलेक्शंस क्रिएट मतलब जो है हम कंडक्ट करते हैं व्हेन इट हैपेंस, तो पंचायत काफी छोटे लेवल पे चीजें होती हैं एंड वहां पे बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो बहुत सारे जो है लोग आते हैं वहां पे वोटिंग करने के लिए एंड द लॉट मेनी इलेक्ट्रॉनिक वोट्स, मतलब ये जो मशीन्स हैं वो सारी चीजें चाहिए होती हैं, उसी हिसाब से हमको जो है प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। इफ वी कैन एक्चुअली हैंडल दैट देन व्हाई नॉट द स्टेट असेंबली, सो व्हाई वी कैन नॉट डू दैट। अब यहाँ पे जो रीजन बताया जा रहा है, द रीजन इज कि असेंबली इलेक्शन होने में डिले होने के पीछे के रीजन है क्योंकि जो ये बाइफर्केट किया गया था तो उसके बाद डीलिमिटेशन भी तो करना है, यानी कि एरियाज जो है वो बेसिकली डिसाइड करने हैं कि ये जो कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, ठीक है, और उसके बाद वो एक एक सीट हुए, तो दैट इज सपोज टू बी डिसाइडेड, उनका एरिया प्रॉपर तरीके से डिसाइड हो जाए, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, एंड यहाँ पर दिस हैज बीन मैंडेटेड बाय द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, क्योंकि इसके जब तक ये चीज नहीं होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड नहीं होंगी, तब तक वी वोंट बी एबल टू कंडक्ट द elections. Okay, so this is the reason which has been actually cited over here. इसी रीजन को जो है यहाँ पर बताया गया हुआ है। ओके, अब इस एक्ट में ही जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो एक्सपैंड कर दी गई है 107 से 114। ओके, ब्रेकिंग अ फ्रीज दैट वाज सपोज टू लास्ट अंटिल 2026, कि इसको कहा गया था कि भाई 2026 तक, 2026 तक द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर गोइंग टू बी अप टू दिस ओनली 107 to 114। ओके, नाउ इन May 2022 जो डीलिमिटेशन कमीशन है इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी, बट यहाँ पर कुछ कंसर्न्स थे, उन्होंने ये रेज किए। दैट What is that? उसमें से एक पॉइंट था that it allocated 6 out of 7 new seats to Jammu and only 1 to the Valley, which is as seen as unequal representation. रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? 6 में से ये जो 6 में से नहीं, 7 में से जो 6 है, टोटल 7 है, 7 में से जो 6 सीट्स है वो जम्मू को दे दिए इन्होंने, और सिर्फ एक ही जो है, और सिर्फ इसमें से एक ही है जिसको इन्होंने वैली यानी कि कश्मीर को बोला है। ओके, तो इसको, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन फिर कहाँ से और कैसे हो रहा है। हाउ कैन यू टेल दिस थिंग कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, राइट? सो दिस इज नॉट द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कश्मीर एंड जम्मू, ठीक है, अब लेकिन दिस इज ऑल्सो द पॉइंट कि बहुत सारा एरिया जो है गिलगित बाल्टिस्तान, अभी रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि क्या हो रहा है, पीओके में आता है, ठीक है। इसके हिसाब से देखें तो कश्मीर एंड जम्मू का एरिया कोई खास डिफरेंस तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब दिस इज द काइंड ऑफ थिंग कि यहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है कि एक को आपने 6 सीट दे दी और एक को जो है सिर्फ एक ही दिया। द रीअरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉन्सेंट्रेटेड माइनॉरिटी वोटर्स इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स। जो माइनॉरिटी वोटर्स हैं उनको जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं तक उनको सीमित कर दिया है और स्प्रेड देम थिनली अक्रॉस द मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टिंग देयर वोटिंग स्ट्रेंथ ओवर हियर। ओके, तो अभी इनकी जो वोटिंग स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट किया जा रहा है कि दे आर एक्चुअली बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड, बस एक आध कुछ जगह पे ही जो है उनको रखने की ही यहाँ पर व्यवस्था एक तरीके से कर दी गई है कि अगर कुछ सीट्स इधर उधर होती भी हैं तो दोज आर जस्ट अ फ्यू ओनली। दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्चुअली सेड ओवर हियर। अब
रेजिडेंसी रूल्स जो है वहां पर भी चेंजेस हुई हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो अफेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंसी बैलेंस ओवर हियर एज मोर रेजिडेंट्स बिकेम एलिजिबल टू वोट. अब जैसे ही आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो है वो हटा, तो उसके बाद बहुत सारे जो लोग थे दे बिकेम दी became eligible in order to vote over there, and this added a significant number of new voters who were actually there from really very long time, but they couldn't vote because they were not declared as the resident of Jammu and Kashmir because of article 35A. आर्टिकल 35A की वजह से जो है वो वहां के रेजिडेंट नहीं बन सकते थे. तो हालांकि वहीं पे रह रहे हैं कई सालों से, काम धंधा बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट दे कुडंट वोट, बट नाउ दे कैन. ओके, तो इन चेंजेस की वजह से भी जो है यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट ह्यूज नंबर ऑफ न्यू वोटर्स हैव आल्सो जॉइन्ड दिस थिंग. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दैट. Okay, now furthermore the proposed reservations for the various communities could further complicate the seats allocation, क्योंकि if you remember, if you could recall that there are reservations होती हैं जैसे कि these are the constituent assemblies. यहाँ पर जो है reservations हैं, ये suppose कि ये सारी constituent assemblies हैं, इन सभी जगहों पे क्या हो रहा है कि रिजर्वेशंस इम्पोज हो रही हैं. सभी पे नहीं तो कुछ जनरल है. सपोज कि यहाँ पे है कुछ सीट्स एससी के लिए हैं, कुछ सीट्स जो है वो एसटी के लिए हैं, तो वो भी एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगा देगा कुछ सीट एलोकेशन अगर हो जाएंगी. साथ ही तो है while these bills aim to provide representation to marginalized groups only, now there are concerns that they may unintentionally polarize the वोटर्स. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वोटर्स को जो है वो शायद पोलराइज कर देगा अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट एंड कम्युनिटी के हिसाब से जो है ये काम हो जाएगी. सो दीज आर द काइंड ऑफ स्पेक्यूलेशंस व्हिच आर एक्चुअली बीइंग मेड. ओके, कि किस तरीके से डिलिमिटेशन हो रही है, किस तरीके से इनका जो है सेपरेशन हो रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली हाउ ऑल द थिंग्स आर बीइंग, हाउ ऑल द डिफरेंट थिंग्स कैन एक्चुअली इम्पैक्ट द इलेक्शंस ओवर हियर. नाउ इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज के बाद भी बहुत सारे जो लोग हैं दे एक्चुअली वांट द असेंबली इलेक्शन टू हैपन. ये चाहते हैं कि ये जो इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन, वो हो जरूर, ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, लैंड एंड रिसोर्स राइट्स. ठीक है, अब असेंबली इलेक्शंस हो, क्यों? जब होंगे तो दे विल बी डेफिनेटली प्रॉमिसिंग ना कि दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग many of the number of jobs and all, land resources जो है वो प्रोवाइड होंगे, right? Because the proper government will be there and the government will definitely try in order to mitigate the kind of problem which the people are facing. If not 100%, at least 40, 50, 60, 70% something will happen. अगर कोई चीज halt हो गई है तो स्टार्ट तो हो कम से कम. तो वही पॉइंट है यहाँ पर. इन लद्दाख वेयर हिल काउंसिल पावर्स हैव बीन डिमिनिश्ड, देयर इज ऑल्सो ग्रोइंग डिमांड फॉर द स्टेटहुड. यहाँ पर जो है स्टेटहुड के डिमांड के लिए भी जो है पॉइंट यहाँ पर बोला जा रहा है, इफ द पीपल आर एक्चुअली आस्किंग फॉर दैट. ओके, बिकॉज दे विल बी हैविंग मोर ऑफ द राइट्स, राइट. अब ये जो असेंबली इलेक्शन है ये साल खत्म होने से पहले, बिफोर द ईयर्स एंड, कुड एक्चुअली बिल्ड अ कॉन्फिडेंस एंड एड्रेस सम ऑफ दीज कंसर्न्स. कि अगर जो है असेंबली इलेक्शन पहले अगर हो जाता है तो एक तरीके से गवर्नमेंट में एक ट्रस्ट जो है वो इन्वेस्ट करेगा, राइट. द एडमिनिस्ट्रेशन शुड कंसीडर द पोटेंशियल फॉर डिवीजन और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग in its decision making process regarding elections in the region. Okay, so these are the points which has actually been mentioned over here. Now the next topic is related to time to decide. It is related to the development, or you can say the infrastructure development. Okay,
and that too where the Himalayan regions, जहाँ पर recently you can see कि बहुत ज़्यादा जो है वो flood आ रहा है and बहुत सारे destructions हो रहे हैं because of the बारिश हो जा रही है, लैंडस्लाइड हो जा रहा है, बहुत मतलब बारिश की वजह से अचानक से फ्लड, फ्लैश फ्लड भी आ जा रही है, एंड जो लैंडस्लाइड हो रहा है, लैंडस्लिप एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, डैम्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, पीपल्स लाइफ इज बीइंग, यू नो, वी आर लूजिंग लॉट मेनी लव्ड वंस, वी आर लूजिंग द प्रॉपर्टी, यू नो, बहुत सारी चीजें जो है वो खो जा रही हैं, खत्म हो जा रही हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स को यहाँ पर बोला जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिल्स कैन नॉट बी द सेम एज इन द प्लेन्स, दैट्स वेरी ऑब्वियस, बिकॉज द प्लेन रीजन्स आर रियली वेरी डिफिकल्ट रीजन्स, एंड यहाँ पर जो है अगर आप बिल्ड करते हो अपना घर या फिर कुछ भी, देन डेफिनेटली इट यू नो इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दीज आर बेसिकली द एरियाज जो कि हिमालयन रीजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम हिल्स, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग यहाँ पे, ठीक है, ऊपर वाला एरिया वेस्ट बंगाल का, राइट। तो यहाँ पे दीज आर द रीजन्स। अब यहाँ पे ऑल दीज आर द माउंटेनियस रीजन्स, माउंटेन्स पे जो है कंस्ट्रक्शन इज नॉट इजी, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो यू आर सपोज टू डू इट प्रॉपरली, प्रॉपर जो है प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, अदरवाइज डैमेज हो जाएगा, नेचर तो बर्बाद होगा ही, आपके जितने पैसे लगाए हुए हैं दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी फिनिश्ड, ओके। एंड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे इसके, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। कंस्ट्रक्शन, रोड जो है आप एकदम से ऐसे खड़े रोड नहीं बना सकते हो, यू कैन नॉट डू ऑन दी Himalayan regions, but the same thing you can, but this kind of thing you can do in the plain regions. plain regions में जो है आप आराम से क्या कर सकते हो, सड़कें बना सकते हो, लंबे एकदम सीधे सड़कें बना सकते हो। Those people who are there in the southern region, डेक्कन प्लाट्यू के इधर, तो उन लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे रोड्स जो है वो ऐसे जाएंगे एंड एकदम से एकदम स्ट्रेट इस तरीके से जाएंगे एंड फिर नीचे, like this, right? This is the road, this is the road, this is the road, and you know इस तरीके से जो है ट्रेवल करना। So is it easy? It's not, you know, construction is not easy. खैर ये तो डेक्कन प्लेटू का है, डेक्कन रीजन का है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। खैर तो यहाँ पे द पॉइंट व्हाट दे आर सेइंग इज कि कंस्ट्रक्शन इज नॉट इजी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू कैन, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा देन ओनली यू कैन रिमेंबर दैट हिमालयाज आर अलाइव, मतलब क्या है, ये अभी भी बढ़ रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग थैंक्स टू द टेक्टोनिक प्लेट्स, राइट, सो दे आर स्टिल ग्रोइंग। तो सिस्मिक जोन्स हैं, कभी भी जो है अर्थक्वेक आ सकता है, बहुत खतरनाक एरिया है ये। तो कंस्ट्रक्शन अगर करना भी है तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के यहाँ पे करना पड़ेगा। सो रिसेंटली you know, extensive damage caused by the floods in the northern India and which happened during this August month only has raised concerns at the highest levels, right? Now in order to address this, चीफ एक बेंच जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, राइट, तो उन्होंने प्रीवियसली रेकमेंड किया था दैट एन एक्सपर्ट कमिटी कंडक्ट अ थॉरो स्टडी ऑन द हिमालयन रीजन्स कैरिंग कैपेसिटी, कि हिमालयन रीजन्स की जो कैपेसिटी है, दैट हाउ मच ऑफ थिंग्स वी कैन एक्चुअली बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें जो भी हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो कितनी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक्सपर्ट कमेटी जो बैठेगी, सो दे वर सपोज टू डू दिस, कंडक्ट करने के लिए। ओके, नाउ इन रिस्पॉन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया दैट
द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ 13 मेंबर टेक्निकल कमिटी। तो 13 मेंबर टेक्निकल कमिटी जो है उन्होंने बोला कि भाई हम ये चीज बैठा देते हैं, उन्होंने किया। अब यहां पे जो है कैरिंग कैपेसिटी, जो वर्ड हमने यहां पर देखी, जस्ट वी रेड ओवर हिमालयन रीजन्स कैरिंग कैपेसिटी, हिमालयन रीजन्स कैरिंग कैपेसिटी। अब ये जो चीज है ये कहां से बोरो करी गई है? दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम द पॉपुलेशन बायोलॉजी and it refers to the sustainable quantity of a species in a defined ecosystem। जो भी इकोसिस्टम है वहां का, ठीक है, तो वहां पे सस्टेनेबल, देखो जब भी आप कोई डेवलपमेंट, आप सभी ने, यू ऑल ऑफ यू मस्ट हैव रेड अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप जो है डेवलपमेंट करो, दिस इज राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपको जो ना डेवलपमेंट करने के लिए सारा काम करना चाहिए, बट डेवलपमेंट करने के चक्कर में यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द होल ऑफ द एनवायरमेंट, यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। अगर आपने एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया तो दैट देन इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अस ओनली। कल ही हमने देखा कि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं तो उसके कितने सारे इंप्लीकेशंस हो रहे हैं, कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ टाइम, फूड सिक्योरिटी की इशू अभी बहुत ज्यादा है। 224.3 million people, right? This is the data which we read yesterday, 224.3 million people। न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, खाना भी नहीं मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, राइट? तो अगर हम नेचर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फूड सिक्योरिटी वाले जो कॉन्सेप्ट हम सोच रहे हैं वो कहां से होगा? तो डेवलपमेंट करो बट इन अ सस्टेनेबल वे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज बीइंग सेड ओवर हियर कि कैरिंग कैपेसिटी जो है, जो ह्यूमन बायोलॉजी है, जो पॉपुलेशन बायोलॉजी है, एंड इसके साथ साथ जो सस्टेनेबल क्वांटिटी ऑफ स्पीशीज है इन दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, तो उनको लेकर के प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ने की बात है। नाउ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव फॉलोज द डेवास्टेटिंग फ्लड्स इन उत्तराखंड व्हिच हैपेंड इन 2013, इफ यू रिमेंबर, केदारनाथ, कितना भयानक डिस्ट्रक्शन वहां पर हुआ था। This prompted the Supreme Court appoint a panel of experts to assess the role of hydropower projects over there. As I told you ना, Himalayan regions हैं, Himalayan regions हैं, तो Himalayan regions are, और मैं इसको यही बोलूंगी कि अलाइव है, जिंदा है भाई, जो ग्रो कर रहा है वो जिंदा है, प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो जिंदा है, ओके। अब यहाँ पे अगर ये तरीके की जो चीज हो रही है तो एंड दिस हाइड्रो डैम्स हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। कैसे? दिस इज अ डैम, राइट, एंड यहां पे जो है ढेर सारा वाटर स्टोर्ड है इन द बैक, राइट, स्टोर है। सपोज समथिंग हैपेंड, डैम जो है वो ब्रेक कर गया, डैमेज हो गया, तो यहां पे व्हाटएवर वाटर वी हैव स्टोर्ड ओवर देयर, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, और जैसे ही डैम टूटेगा ये पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो जैसे ये काइनेटिक एनर्जी में जाएगी तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी विथ ह्यूज स्पीड, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग व्हाटएवर कम्स इन बिटवीन, सभी चीज को, ठीक है। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाता है, ये सारी चीजें जो होती हैं उसकी वजह से भी थिंग्स आर बीइंग इम्पैक्टेड। डैम के कंस्ट्रक्शन करने के लिए यू आर कटिंग, यू आर ड्रिलिंग, so that is also impacting the land over here, वो उधर का एरिया जो है वो सारा इम्पैक्ट हो रहा है, right? So this is the reason why Supreme Court actually asked experts in order to assess the role of hydropower projects in the state. While these reports influenced a reduction in the proposed hydropower projects, इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर जो hydropower projects आप कम बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, इसको थोड़ा कम कर दो and proper study करो, otherwise everything will be destroyed। इतना हजारों करोड़ लगा के डैम बना रहे हो, वो भी नहीं रहेगा, लोग भी अपनी जीवन जो है वो
खो देंगे अपनी जिंदगी, उसके साथ साथ नेचर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इट विल बी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, वो डिस्ट्रक्शन के लिए आप तैयारी कर रहे हो कि भाई डिस्ट्रक्शन, आ बैल मुझे मार। सो दैट इज द सीन, मारने वाला जो सीजन है, रीजन है ना, वही चीज यहाँ पे होगा। Now, they didn't address issues like road widening and mountain carving that were unstable for the topography also, कि जो पहाड़ है यहाँ पर आप बहुत चौड़े रोड भी नहीं बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ओवर हियर। तो टोपोग्राफी के हिसाब से ही जो है यू कैन डू माउंटेन कार्विंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट। सो whatever kind of आप जो है कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो, दैट शुड बी डन अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द टोपोग्राफी इटसेल्फ। ठीक है, नाउ it's worth noting over here that the government had circulated guidelines in 2020. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2020 में 2020 में सर्कुलेट कर दिया था कि जो 13 हिमालयन स्टेट्स हैं, दे हैव टू असेस देयर कैरिंग कैपेसिटी, अपने हिल स्टेशंस की, सिटीज की जो इको सेंसिटिव जोन्स है, उन सभी की कैरिंग कैपेसिटी उनको देखने हो भैया, सस्टेनेबल तरीके से चीजें हो, उसी हिसाब से ह्यूमन सेटलमेंट भी वहां पर बनने देना है। एंड द टूरिज्म इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है कि टूरिज्म भी एक्चुअली इम्पैक्ट कर रही है। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिमाइंडेड ऑल स्टेट्स इन मे टू अंडरटेक दीज स्टडीज प्रॉम्प्टली। द गवर्नमेंट नाउ urges the court to intervene with the Himalayan states to submit their action taken reports and plans within a specific time frame. So ठीक है, अगर आप किसी को काम देते हो तो भाई काम टाइम से करके दे भी दो। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच मैटर्स। अदरवाइज जो है आप प्रेसिडेंट के पॉकेट जैसा उसको बहुत लंबा अगर बना लोगे ना, ह्यूज पॉकेट, देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ अच्छा मतलब। अब ये जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज रियली वेरी क्रूशियल टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द कैरिंग कैपेसिटी, कि जब हम उन सारी चीजों को स्टडी कर लेंगे ना प्रॉपरली, देन वी वुड बी एबल टू नो कि हाँ भाई इस एरिया में हम इतना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इस एरिया में वी कैन हैव द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वी कैन हैव इट, दीज आर द एरियाज विच कैन बी डेडिकेटेड फॉर द टूरिज्म पर्पस एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फॉलोइंग हियर द they are supposed to follow some guidelines also which has been prepared by GB Pant National Institute of Himalayan Environment. स्टेट्स खुद की भी कमिटीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं बाय देयर चीफ सेक्रेटरीज टू कलेक्ट द लोड कैरिंग कैपेसिटी डेटा फॉर देयर हिल स्टेशंस, सिटीज एंड इको सेंसिटिव जोन्स। द प्रपोज्ड 13-member टेक्निकल कमिटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है, इट शुड बी हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ द GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट, Himalayan environment, and can evaluate the information collected by the states, drawing on expertise from various fields including hydrology and remote sensing. So that was related to that. Very important thing. Now the next topic is related to Gabon. यहाँ पे भी कू हो गया। सो एज ऑफ नाउ यू कैन सी कि भाई कितने सारे जो जगह हैं अफ्रीका में, वहां पे मिलिट्री जो है वो कू पे कू कर रही है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न राइट नाउ। तो हम इसके बारे में डिस्कस करें उससे पहले यू नीड टू नो दैट वेयर इज दिस प्लेस। सो इट इज देयर इन अफ्रीका इटसेल्फ। अफ्रीका में हियर यू कैन सी दिस इज गिबॉन। ठीक है, दिस इज द गिबॉन रीजन। अब इसके हम पड़ोसी देख लेते हैं, कौन से पड़ोसी हैं। सो हियर यू कैन सी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज हियर, ठीक है, एंड यू कैन सी द इक्वेटोरियल ग्विनिया एंड कैमरून एज वेल। ओके, 3 पड़ोसी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री, इट इज एक्चुअली शेयरिंग अ बॉर्डर विद दैट ऑफ द ओशन। कौन सा ओशन है इस साइड? हाँ जी, कौन सा ओशन है इस साइड? इट इज द अटलांटिक। ठीक है, अटलांटिक ओशन। सो हियर यू कैन सी कंप्लीटली डिटेल्ड थिंग, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज।
तो हमने जुलाई में देखा था कि कू हुआ था कहां पर, नाइजर में, राइट। यहां पर जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद बाजोम्स, प्रो वेस्टर्न रिजीम के खिलाफ जो है यहाँ पे कू हुआ एंड वहां पे जो है उन्होंने, मिलिट्री ने अपना कब्जा कर दिया ना। इसके रिस्पॉन्स में जो रीजनल पावर्स हैं वहां के और जो वेस्टर्न नेशंस हैं, दे टुक वेरी फर्म स्टैंड्स कि भाई जल्दी से जो डेमोक्रेसी है वहां की उसको एस्टैब्लिश कर दो, दिस इज रॉन्ग थिंग वट एवर यू आर डूइंग। लेकिन नाउ द न्यू लीडरशिप विच इज देयर इन नाइजर, उन्होंने कंप्लीटली जो है दे डिसरिगार्डेड दी वेस्टर्न अल्टीमेटम। क्या है, हमको बोल रहे हैं भैया हम आपकी बात जो है वो नहीं मानते। एक ही महीने के अंदर अब क्या हुआ, दी अनदर अफ्रीकन नेशन ने भी सेम चीज एक्सपीरियंस कर ली है एंड दैट इज दी गिबॉन। और ये क्या है, रिसोर्स रिच, दिस टाइम इट वाज द रिसोर्स रिच गिबॉन। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं बहुत सारी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स आर फुल, African continent is full of all these kind of things. माली, बुर्किना फासो, नाइजर, ये सभी जो हैं, ये सभी नेशंस में, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर जो है, इन सभी में इस्लामिक मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड जो मिलिट्री है उन्होंने ये चीज़ प्लेज करी है दैट दे विल बी इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, consolidating their power, by rapidly consolidating their power. So here Islamist militancy जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो मिले यहाँ पे रोक नहीं पा रहे थे, तो they came to power in order to improve the security. There were a lot many internally जो है बहुत ज्यादा इमिग्रेशन हो रहे, इमिग्रेंट मतलब माइग्रेशन, आई वांट टू से माइग्रेशन, बहुत ही इंटरनल माइग्रेशन हो रहा था. अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट हैव सीन देयर आर अ लॉट मेनी पीपल हु एक्चुअली गो टू दी यूरोपियन नेशंस. ठीक है, यूरोपियन नेशंस चले जाते हैं. आपने देखा होगा कि स्पेन एंड जो यहाँ पे मोरक्को है उनके बीच में बहुत ही छोटा सा ही नैरो स्ट्रेट है. ठीक है, इधर मेडिटेरेनियन सी है, इधर इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशन है यहाँ पर, राइट. तो ये जो छोटा सा ही रीजन है, बट स्टिल वहां पे ब्रिज नहीं बनाया जाता है. वाई? बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो है वो यहाँ से बहुत इजीली स्पेन चले जाएंगे. एंड फ्यू मंथ्स बैक वी हैड एक्चुअली कवर्ड वन केस रिलेटेड टू दी फ्रेंच जो पुलिस है वहां पे उन्होंने एक बच्चे को मार दिया था. वो कौन था? इमिग्रेंट था. तो वैसे बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो कि बचा के किसी तरीके से वो जाके यूरोप में रह रहे हैं. ठीक है, तो ये जो माइग्रेट बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं. नाउ इन ऑर्डर टू सिक्योर द इम्प्रूव द सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. इसके पर्पस से दे आर डूइंग दिस थिंग. गिबॉन में अगेन वही चीज हुई है. आर्म्ड फोर्सेस, जिनको कि रिपब्लिकन गार्ड भी कहा जाता था, जो हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिडेंट्स प्रोटेक्शन ओनली, उन्होंने ही जो है अब सीज कर लिया है. ओके, एंड दे डिक्लेयर्ड अली बोंगो द विनर ओवर हियर. गिबॉन जो है वो ओपीईसी का जो है वो मेंबर है. नाउ यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट इज दिस, इसका फुल फॉर्म क्या है, इन द कमेंट सेक्शन बताओ. एंड इट बोस्ट वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम्स. इमेजिन कि अफ्रीका के पर कैपिटा इनकम की अगर हिसाब से हम बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे गिबॉन को मिलता है. मतलब वहां पे इन लोग अर्न करते हैं इतना ज्यादा. नाउ 2.4 million citizens, over a third of 2.4 million citizens, they live in poverty, and 40% of those जो है, जो poverty में, 1/3 जो है, 1/3 इस population के वो poverty गरीबी में जी रहे हैं, जिसमें से जो 40% है वो 15 से 24 साल के लोग हैं. And these are the unemployed ones according to the World Bank. And still this kind of situation there in Africa. अब ये जो इस टाइप की coups हो रहे हैं, so these are whether supported by the public or not
सो पब्लिक के द्वारा सपोर्ट हो या नहीं हो, बट यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट ट्रेंड्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं. द फर्स्ट इज ट्रेडिशनल रिजीम्स आर फेसिंग इंक्रीज इंटरनल प्रेशर ओवर हियर. जो ट्रेडिशनल रिजीम्स हैं वो काफी ज्यादा इंटरनल प्रेशर फेस कर रही हैं, वाइल रिस्क टेकिंग मिलिट्री लीडर्स आर स्विफ्टली सीजिंग द पावर ओवर हियर. अब इसकी वजह से क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्शंस नहीं होंगे, डेमोक्रेसी नहीं है, रिजीम्स की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ओवरऑल ऑर्डर जो है वो भी खराब हो जाएगा. अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, द कू ऑल्सो रिफ्लेक्टेड शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स ऑन द कॉन्टिनेंट. ऑल द कंट्रीज मेंशन्ड वर फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज. ठीक है, जितने भी जो कंट्रीज यहाँ पर मेंशन करे हुए ना वो सभी के सभी पहले फ्रेंच कॉलोनीज रह चुके हैं. माली हो, बुर्किना फासो हो, ये जो है दीज हैव सीन एक्सपैंडेड रशियन इन्फ्लुएंस आफ्टर द कूज. कि जब यहाँ पर कू हुआ तो उसके बाद वहां पे रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो देखने के लिए मिला है. लेकिन जब गिबॉन की बात करें तो इट हैज रिप्लेस्ड फ्रांस विद दैट ऑफ द चाइना एज इट्स प्राइमरी trading partner. So you can see some kind of, fishy thing is actually going on over here, in these countries. Western appeals to the coup leaders in order to return back. It means कि democracy फिर से settle होने दीजिए, मतलब वहाँ पे होने देने के लिए, but all those kind of things are actually being ignored. तो यहाँ पे यू कैन सी दैट कि जो माली एंड बुर्किना फासो है, यहाँ पर किसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, रशिया का, और गिबॉन में किसका हो रहा है, चाइना का. तो ये यहाँ पे किसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो रहा है, यूएस के लिए. ओके, यू कैन लिंक द थिंग्स. नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स के एक्सपेंशन का क्या जो है वो इम्प्लीकेशन हो सकता है. ठीक है, ब्रिक्स. तो रिसेंटली इन द न्यूज ओनली वी हैड कवर्ड, एंड बहुत बार ये चीजें कवर हो चुकी है लेकिन फिर से आया है तो लेट्स कवर दिस थिंग. तो 5 मेंबर्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. पहले ब्रिक था, उसके बाद ब्रिक्स हो गया, राइट. अभी इन्होंने जो है इन्विटेशन एक्सटेंड किया है टू ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सभी वेस्ट एशिया से हैं. इजिप्ट और इथियोपिया जो है ये अफ्रीका से है. अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका से है. ओके, ये सारे लोग. नाउ दिस एक्सपेंशन केम आफ्टर 40 कंट्रीज expressed interest in joining BRICS with 22 formally applying for the membership over here. यहाँ पे फॉर्मली जो है प्रॉपर तरीके से अप्लाई 22 लोगों ने मेंबरशिप के लिए जो है अप्लाई किया है. बट अगर इंटरेस्ट की बात करें तो दे आर टोटल 40 मेंबर्स, 40 कंट्रीज एक्चुअली उन्होंने इंटरेस्ट जताया है दैट वी वांट टू ज्वाइन दिस थिंग. ब्रिक्स जो है वो 2009 से ही, यानी 2009 से ही उन्होंने अपनी एनुअल समिट जो है वो हमेशा दे हैड कंडक्टेड, एंड दे हैव एस्टैब्लिश्ड 2 सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशंस, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, एंड द वन इज द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, एंड द अनदर वन इज द कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. ये जो 2 हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्होंने ये एस्टैब्लिशमेंट करी है. ठीक है, NDB जो है ये ऑलरेडी 96 प्रोजेक्ट्स को फिनेंस कर रहा है, और ये 96 प्रोजेक्ट्स कितने की हैं, $33 बिलियन की हैं, राइट. ओके, ना जो ब्रिक मेंबर्स हैं they share a common dissatisfaction with the western dominated international institutions. जो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आप IMF की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात करें, तो इन सभी में जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कंट्रीज का. ओके, तो दिस इज व्हाट इट इज पॉइंटिंग आउट कि जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं इन सभी का डिससैटिस्फैक्शन इसी चीज से रिलेटेड है कि भाई बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस चीज का. नाउ दे व्यू दीज इंस्टीट्यूशंस एज रिफ्लेक्टिव ऑफ द आउटडेटेड वर्ल्ड ऑर्डर. कि वर्ल्ड ऑर्डर का मीनिंग बहुत पुराने हो गए. देखो, पहले ये था कि हम जो है ग्रुपिंग नहीं करेंगे, दिस वाज द पॉलिसी. अब यहाँ पर क्या है कि हम ग्रुपिंग भी करेंगे और हर ग्रुप में हर किसी को जाना है. देन व्हाई दिस ग्रुपिंग?
हाँ, in order to show power or what? Here one concern they have already mentioned कि अगर कोई ग्रुप है उसमें कुछ ही लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रह रहे हैं, कुछ ही कंट्रीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रह रही हैं, then definitely there will be other people who will be, other countries who will be impacted. BRICS aims to promote economic and political cooperation among its members, create institutions outside the western control के बाहर ही अपना काम करना चाहते हैं. They want to show that yes, we also have the power, come join us now, and advocate for comprehensive reforms in order to accommodate the emerging economies that we are. All these BRICS कौन है? ये कोई बहुत ज्यादा जो रिच कंट्रीज अगर बोले एकदम डेवलप्ड कैटेगरी में सारे के सारे हो, तो ऐसा भी नहीं है. ठीक है, तो ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो अपना पावर यहाँ पे शो कर रही हैं. और अभी जो रिसेंटली ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट नेशंस हैं, इट इज ब्रिंगिंग देम टुगेदर दैट शेयर द सेम काइंड ऑफ परसेप्शन कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती हैं, कलेक्टिवली विल्डिंग सब्सटैंशियल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एज वेल. ओके, कुछ टाइम पहले ये चीज की बात हो रही थी कि क्या ब्रिक्स जो है ऑलमोस्ट डन है, फिनिश्ड है. ओके, सो अभी जो है इनकी नई ज्वाइनिंग होने की वजह से, अभी नए जो मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से नाउ द डिफरेंट सिनेरियो इज in front of you. Now, with the new members, BRICS will represent 46% of the world's population and 37% of the global GDP in the PPP form. ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 46% वर्ल्ड पॉपुलेशन में, और अगर 37% अगर हम बात करें तो इस तरीके से ग्लोबल जीडीपी में इनका एक तरीके से जो है वो योगदान है. ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर अगली बात हम करें यहां पर these additions will also have a significant impact. ऑब्वियस सी बात है कि अगर वर्ल्ड की जीडीपी का अच्छा खासा जो है हम योगदान दे रहे हैं तो देन डेफिनेटली इज गोइंग टू इम्पैक्ट. अब यहाँ पर जो है जो ऑयल कंट्रीज हैं वो भी ज्वाइन करेंगी, तो दिस इज दैट इज ऑल्सो गोइंग टू impact. So with BRICS members accounting for 42% of global oil production also. So now we have the power of oil. That also we have. Price increase कर देंगे, क्या करोगे? हाँ, नाउ जो नए मेंबर्स हैं पर्टिकुलरली जो वेस्ट एशिया से ज्वाइन कर रहे हैं वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है हमारे लिए, बिकॉज ऑफ द क्लोज टाइज एग्जिस्टिंग विद द ब्रिक्स नेशंस. एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो इनका रोल है एनर्जी प्रोडक्शन एंड जियोपॉलिटिक्स को लेकर के, तो इस वजह से दीज आर द countries which actually are very important, and their joining has actually indirectly वहां से जो है उन्होंने एक अपना मैसेज भेज दिया है कि now we are becoming a powerful group, कि ऑयल हमारे साथ है, अच्छा खासा पॉपुलेशन हमारा साथ है, जीडीपी भी हमारे पास अच्छी खासी है, तो we have the power. Critics have dismissed BRICS as a talk shop without a shared vision or the achievements. जो critics हैं ब्रिक्स के, उन्होंने कहा वैसे ये they are someone who are just talking, कोई क्लियर इनका विजन नहीं है. बट अभी जो ब्रिक्स के लीडर्स हैं मतलब जो ब्रिक्स के लीडर्स हैं, बट दे हैव ऑलवेज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद देयर declarations, their meetings and everything in order to prove everyone wrong and in order to do something, make some difference. Now they also have advocated for the use of local currencies. जो लोकल करेंसीज है उसको ट्रेड करने के लिए इन्होंने यहाँ पर जोर दिया है. इसके साथ साथ बहुत सारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की सेंट्रलिटी को लेकर के, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर के, ग्लोबल टेररिज्म को लेकर के, सो दे आल्सो टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड अपनी जो बातें हैं सामने रखते हैं. तो ग्लोबल फ्रंट दे आर डूइंग ऑल दिस, इट डज हैव इम्पैक्ट, राइट. अभी जो न्यू मेंबर्स इंक्लूड हो गए हैं स्पेशली वेस्ट एशिया के, तो दे अलाइंस विद द ब्रिक्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स, सो दे वर द फ्रेंड्स काइंड ऑफ थिंग जिनको बनना ही था. सऊदी अरेबिया और यूएई जो है दे हैव परस्यूड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाथ्स, एंगेजिंग इन द डिप्लोमेसी एंड एक्सपैंडिंग देयर रीजनल इन्फ्लुएंस ओवर हियर. ठीक है, अब ईरान का जो एंट्री है यहाँ पे ब्रिक्स के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईरान यूएस इशू, एंड इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि इंडिया के साथ जो है उनका रिलेशन भी थोड़ा खट्टा मीठा चल रहा है, तो क्या पता कुछ अच्छा भी हो जाए.
ओके, सो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ थिंग जो कि एक हमको साइन दे रहा है कि कुछ अच्छा हो सकता है. नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रीलिम्स क्वेश्चन, 2016 में आया था. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज बीन सेट अप बाय APEC. द हेडक्वार्टर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इन शंघाई. न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है किसने एस्टैब्लिश किया है? ब्रिक्स ने. तो APEC कहां से हो गया? रॉन्ग हो गया. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट ओवर हियर. सिंपल सिंपल चीजें इमेजिन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिकोडिंग दी न्याय संहिता बिल. ओके, न्याय संहिता बिल से रिलेटेड यहाँ पर ये वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. Here the pros have been actually pointed, pros and cons. ठीक है, अभी ये जो रिसेंटली बोला गया है कि लोकसभा में जो बिल आया है डीकोलोनाइजेशन, मतलब जो कॉलोनाइज चीजें थी तो वो तो हम हटा ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें से कि लॉ था. तो बहुत सारी जो पहले की जितनी भी गवर्नमेंट, इस आर्टिकल में यही बात कहा जा रहा है कि जो पहले की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो ये काम करने में सक्षम नहीं थी. Okay, they were not able to do this thing. सक्षम क्यों? Because they were not having that kind of guts, you know, उतना guts चाहिए आपको वो काम करने के लिए. ठीक है. Now the previous administrations had hesitated to take this action. जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो काम को करने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगा कि हम उनकी चीजों को कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं. नाउ इन दिस सिचुएशन इट इज क्रूशियल टू एम्फसाइज 3 एस्पेक्ट्स. यहाँ पे इन्होंने कहा कि 3 की एस्पेक्ट्स जो है उसको हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कि पहला है that it's crucial to recognize that the creation and reform of penal laws are significant matters that demand thorough deliberation and the empirical validation over here. तो जो भी हम यहाँ पे लॉज बनाते हैं, पीनल लॉज बनाते हैं, जो भी हम रिफॉर्म करते हैं, जो भी क्रिएट करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, उसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट जो है वो एक्चुअली पड़ता है. It's essential to acknowledge the distinct consideration. It is quite essential, right? Surrounding the substantive and procedural laws, address them separately. जो भी procedural laws है, जो भी चीजें हैं, सेपरेट लॉज है, सेपरेट इश्यूज है, उनको सेपरेटली डील करने की जरूरत है. Substantive laws govern behaviors, डिफाइनिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड जो, और उनके साथ साथ जो है उनकी पेनाल्टीज भी डिफाइन करता है. लेकिन वहीं पे ही अगर प्रोसीजरल लॉज की आप बात करें तो ये बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ द एजेंसीज, एनफोर्समेंट ऑफ एजेंसीज, जिसकी वजह से ड्यू प्रोसेस जो है that actually happens even in the case of the serious offenders also. तो यहाँ पे जो प्रोसीजरल लॉज है और इसके साथ साथ जो सब्सटेंटिव लॉज है, इनको सेपरेट रखने की बात करी गई. उनको वी आर सपोज टू डील देम सेपरेटली ऑल्सो. सो दिस इज व्हाट हियर इट इज बीइंग पॉइंटेड. थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि हमको ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो पीनल लॉज है they actually serve as an instrument to realize and promote a wide range of interests in line. Okay, with the constitutional vision and prevailing ideology. जो penal laws है, इनका एक अपना ही रोल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो विजन है उस चीज को लेकर के आगे बढ़ने के लिए हमको हेल्प करता है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूसेज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. अब पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से अगर यहाँ पे देखें तो इसको रिप्लेस कर जो ये जो कॉलोनियल पीनल लॉ है, राइट, इसको रिप्लेस करना कितना सही था. द रीजन फॉर रिप्लेसिंग दिस थिंग, इट वाजंट इट्स इनहेरेंट फ्लॉज बट इट्स लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम द वेरी पीपल इट वाज इंटेंडेड टू गवर्न. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कॉलोनियल पीनल लॉ है ये कोई इनहेरेंट फ्लॉज नहीं था, बट यहाँ पे बेसिकली कमी जता रहा है लोगों की, कि लोगों को ये काम करने की इच्छा जो है वो जतानी चाहिए थी. जो भी फॉरेन आइडियाज हैं उनका इम्पोजिशन, उनकी जो वैल्यूज हैं उनका इम्पोजिशन, इट एक्चुअली अंडरस्कोर्स द नीड ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव एंड डाइवर्स डिबेट कि क्या हमारे इंडिया में इस टाइप की चीजों की जरूरत है. Do we really need all these kind of things?
all those, the thoughts, the processes, whatever they are, they have, imposed on us. Do we really want to continue with it? Right? Thomas Macaulay's statement in 1833, मैकॉले की जो स्टेटमेंट थी 1833 में, उन्होंने वहां पे एम्फेसाइज किया था इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म लीगल कोड, यूसीसी का, कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म लीगल कोड जो है उसको यूनिफॉर्म लीगल कोड जो है वो लेकर के आना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी, डाइवर्सिटी एंड सर्टेनिटी जो है वो बन जाएगी. ओके, नाउ व्हाइल द अल्टीमेट गोल इज टू अचीव जस्टिस एंड न्याय संहिता. ठीक है, तो अल्टीमेट क्या है गोल? न्याय है, जस्टिस है. तो हमको लेकिन ये भी चीज रिकग्नाइज करनी बहुत जरूरी है दैट एनी फॉर्म ऑफ क्रिमिनलाइजेशन एनक्रोचेज ऑन लिबर्टीज एंड डिमिनिशेस द फ्रीडम्स ओवर हियर. ठीक है, कि जो फॉर्म ऑफ क्रिमिनलाइजेशन है, इट एक्चुअली एनक्रोचेस द लिबर्टीज एंड इट डिमिनिशेस द फ्रीडम्स एज वेल. ओके, ये दोनों ही काम करता है. नाउ दिस टास्क नेसेसिटेट्स द एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ शिफ्ट्स in perceptions regarding the behaviors and considered undesirable also. And apart from that, अभी जो recent example है जिसमें कि ये सुइसाइड करने के जो केसेस हो रहे हैं ना, अटेम्प्ट टू सुइसाइड, इसको ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 309 टू द इंडियन पीनल कोड टू अ मेंटल हेल्थ इशू. क्योंकि सुइसाइड जो है कोई क्राइम का अंदर कैसे डिफाइन करोगे, उसके ऊपर केस कैसे चलाओगे जो ऑलरेडी जा चुका है. इफ समवन इज कमिटिंग सुइसाइड, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मेंटल इश्यूज. ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस वजह से. तो इसको इसके अंदर डाल देना, द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017, दैट्स गुड थिंग. दीज काइंड ऑफ स्टेप्स आर सपोज टू बी टेकन केयर ऑफ. सुइसाइड कोई करता है, क्या रीजन से किया, क्या नहीं किया, वी डोंट नो, नो नथिंग इज देयर. एंड उसके रिलेटिव्स, उसके घर वाले, उसके दोस्त सभी परेशान हो गए बिकॉज पुलिस इज आस्किंग. राइट, अब यहाँ पर जो है मेंटल हेल्थ इशू, बिकॉज दैट प्रॉब्लम इज दैट पर्सन मस्ट बी फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम. राइट, so despite dealing with it, committed suicide. You cannot run a case over a person जो कि है ही नहीं इस दुनिया में. वैसे ही एक केस यहाँ पे बता रहा है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर कि सेक्शन 497 को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, इनवैलिडेट कर दिया था. अब ये जो सेक्शन 497 है, ये किस चीज से डील करता है? इट डील्स विद द अडल्ट्री. अब यहां पे क्या था, इट एक्चुअली हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल ऑडिट, कि क्या चीज जो है वो अनडिजायरेबल बिहेवियर माना जाता है, कि क्या ऐसी चीजें होंगी जिसको कि आप अनडिजायरेबल बिहेवियर की कैटेगरी में डालोगे. ओके, तो यहाँ पे सोशल ऑडिट करने की बहुत ज्यादा जरूरी थी. ओके, तो अडल्ट्री की जो सीन था सेक्शन 497 में, इसको इनवैलिडेट कर दिया गया. नाउ अडल्ट्री इज आल्सो नॉट एनी काइंड ऑफ क्राइम. ओके, नाउ स्टीवन बॉक्स के द्वारा जो एक बात कही गई, दैट in power, crime and mystification, many of us have long been conditioned to view crime and criminals from the perspective of the state. हम लोगों को इस तरीके से कहा जाता है ना कि जो क्राइम और क्रिमिनल्स है उनको स्टेट के हिसाब से देखो, कि जो कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या सोचती है उस चीज को लेकर के. while there is an effort to maintain brevity, the inclination to retain and introduce new offenses can negate the benefits also. न्यू क्राइम्स जो है उसको इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है कि किसी तरह की कुछ चीजें हैं जो कि गड़बड़ भी हो सकती हैं. अब इंडियन पीनल कोड के अगर हम देखें तो numerous specialized penal laws have been enacted to address the emerging crimes, क्योंकि with the development, with the centuries, as the centuries, as the years are changing, so with that a lot of new kind of crimes are actually happening. नए तरीके क्राइम्स जो हैं वो हो रहे हैं. ठीक है, which could potentially be excluded from the भारतीय न्याय संहिता.
फर्दरमोर सीरियस ऑफेंसेस जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो या फिर टेररिज्म हो, ये सभी को कवर किया जा रहा है बाय एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड लॉज। तो बहुत सारे हैं, मकोका एंड ऑल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इस चीज को डील कर रही हैं। ओके, एंड दोज आर द कॉम्प्रिहेंसिव लॉ एंड दोज वर recommended by मालिमत कमिटी। ओके, तो ये कमिटी का नेम जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे जो है ना प्लस पॉइंट एक्चुअली जो है काफी सारी चीजें यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंक्लूजन ऑफ ऑफेंसेस, जैसे कि कुछ ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन की बात है, तो चैप्टर 5 में है इस बिल के, विच अलाइंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 को अलाइन करता है, आर्टिकल 15 ए क्लॉज ई से अलाइन करता है, और आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में क्या होता है, प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो जो नया चीज ऐड किया गया है वो इस चीज को, इसको जो है वो सपोर्ट कर रहा है। आर्टिकल 51 ए क्लॉज ई क्या कहता है, एडवोकेटिंग द रिजेक्शन ऑफ प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू विमेन्स डिग्निटी, तो उस टाइप की प्रैक्टिसेस को जो है रिमूव करने की यहाँ पर बात कह रहा है, राइट। सो दीज आर्टिकल्स आर द वंस जिसको रेफर करके ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन जो है उसको इंक्लूड किया गया है इस पर्टिकुलर बिल में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिल गया आपको मेंस के लिए। अब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो दिस विल बिकम रियली वेरी गुड थिंग। However, it is disconcerting to note that clause 63, the proposed definition of rape does not encompass the sexual intercourse between a man and his wife। अब यहाँ पे जो दूसरी बात जो कह दे कि मैरिटल रेप वाला जो केस है वो यहाँ पर नहीं उस चीज को कंसीडर किया गया है कि अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ में इफ दे आर having sexual intercourse and if the wife is above 18 years then it is not going to be considered as the rape। okay, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई जो है वो नहीं होती है। ओके, ना सिमिलरली अब रिटेंशन जो है क्लॉजेस 2 और क्लॉज 20 एंड क्लॉज 21 का चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शंस का, it pertains to the criminal liability within a general penal law, contradicts the philosophy of having specialized legislation for children as explicitly laid out in section 1 clause 4 of the Juvenile Justice Act of 2015। Now this section states that the provisions of the JJA यानी कि Juvenile Justice Act जो है it shall apply to all the matters concerning to children in need of care, जिनको केयर की जरूरत है, जिनको की प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए भी who are in conflict with that of the law regardless of any other existing laws over there। तो बच्चों का भी केयर, तो यहाँ पे हमेशा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया विमेन एंड चिल्ड्रन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। तो ये जो है अगर इस बार कोई मेंस लिख रहा है तो अगर ऐसे इससे रिलेटेड अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जिसमें कि यू कैन इंक्लूड दीज काइंड ऑफ थिंग्स तो यू कैन डू दैट। ओके, तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रपोज्ड पीनल लॉ, अभी जो पीनल लॉ है इसमें क्या है, इट एक्चुअली डेविएट्स फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड। वो बहुत 1800 में 1900 में जो चीज़ें 18th 19th एंड 20th सेंचुरीज अर्ली 20th सेंचुरीज की जो चीज़ें थी उसको कंटिन्यू करने का मतलब नहीं बनता है। हियर द थिंग्स इट हैज एक्चुअली प्रायोरिटाइज्ड द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास and placed the interest of body and property beneath offences against the state and the supportive institutions, and in contrast the bill gives precedence to the bodily interests by situating them in chapter 6 just before offences against the state। okay, तो offences against the state and उसके साथ साथ जो bodily interest the offences related to that things has been mentioned over there। शिफ्ट जो है वो एक्चुअली इट प्रॉम्प्ट्स सेवरल काइंड ऑफ इंक्वायरीज, जैसे कि क्या हम जो है मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस तरीके के ऑल्टरेशन से। देखते हैं कि क्या हो सकता है। द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज रिफॉर्म्स कैन बी असेस्ड थ्रू द रिस्पॉन्सेज। अब ये जो है कौन से रिस्पॉन्सेज की बात कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इसके रिस्पॉन्सेज के। सबसे पहले कि क्या ये जो रिफॉर्म्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल विजन के हिसाब से हैं
आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के हिसाब से, ठीक है। क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि लॉ अपहोल्ड्स प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी, क्या ये ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी को रख रहा है समान में? थर्डली, तीसरा चीज है, डज इट कंट्रीब्यूट टू फर्दरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेटर्निटी एज गारंटीड बाय द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड की जो बात करी है, क्या उस चीज को ये जस्टिफाई कर रहा है? ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स इफ यू आर क्वेश्चनिंग, अगर इसमें जो है सभी के सेटिस्फैक्टरी आंसर्स हैं, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन इट्स गुड, देन ऑल दीज थिंग्स आर करेक्ट एंड राइट। ओके, ठीक है। नाउ आई कैन सी दैट देर इज वन मोर टॉपिक लेफ्ट, लेट्स डू दिस थिंग, है ना। चलो, लॉज गवर्निंग फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट के लॉज को रिलेटेड है यहाँ पर। मिजोरम असेंबली ने जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के यहाँ पर अपना जो गुस्सा है वो जाहिर किया है। दे हैव अपोज्ड दिस थिंग एंड कंसर्न्स रिगार्डिंग डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स नियर द बॉर्डर एरियाज, की बॉर्डर एरियाज के आसपास जो है ये यहाँ पर किसी तरह कोई कंस्ट्रक्शन करने की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस एंड ऑल, तो फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट करने की बात हो रही है, तो उसको लेकर के भी दे आर रेजिंग क्वेश्चंस। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मिले हुए हैं। अब ये आर्टिकल जो क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 371A के हिसाब से अगर हम देखें एंड आर्टिकल 371G के हिसाब से अगर हम देखें तो इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स द नागा एंड मीजो कस्टमरी एंड लैंड ओनरशिप। आर्टिकल 370 जो है वो किससे स्पेशल राइट्स प्रोवाइड कर रहा था जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, इसको एब्रोगेट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, लेकिन देयर आर सर्टेन स्टेट्स जिनके पास है स्पेशल राइट्स। आर्टिकल 371 की जितनी भी सीरीज में आती है उन सभी को पढ़ डालिए, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, राइट। तो इन सभी को कुछ जो है पावर्स दिए गए हैं स्पेशल स्टेट्स के तौर पे है। तो नागा एंड मीजो कस्टमरी लॉ एंड लैंड ओनरशिप जो है उसको जस के तस माना गया है वहां पे। एंड नागालैंड मिक्स्ड हिस्ट्री ऑफ अप्लाइंग FCA इज देयर, कि ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से देखें तो मिक्स्ड रिस्पॉन्स रहा है, दे हैव नॉट कंप्लीटली फॉलोड दैट बिकॉज मेजरली अगर आप देखें तो ये जो एरियाज है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ट्राइब्स रह रहे हैं, देन डेफिनेटली दैट इज देयर। मिजोरम्स इंक्लूजन ऑफ FCA थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज देयर, इसको जो है FCA में ऐड करने में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऐड किया गया। फॉरेस्ट क्लियरेंस इन नॉर्थ ईस्ट, अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए तो FCA जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इट इज एप्लीकेबल इन मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर एंड मिजोरम। यहाँ पे जो है मिजोरम यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर रहा है दो, ठीक है, राइट। वेरिएशन इन फॉरेस्ट क्लियरेंस अमंग दीज स्टेट्स आर देयर, कि ये सभी के अपने 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 जो हैं तरीके हैं, ठीक है, इनके अपने अपने तरीके हैं। अब ये अपने तरीके जो है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो you can see the things, recorded forest area and unclassed forest over here। तो unclassed forest है ये, जिसको कि क्लासिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। ब्रॉड इसको जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ला दिया गया बाय दी सुप्रीम को, नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत ला दिया गया सुप्रीम कोर्ट को द्वारा 1996 के, जो कि अनक्लास थे, इनको कोई क्लासिफाई नहीं किया गया था कि कौन से कैटेगरी में आते हैं। RFA percentages in the different northeastern states are there, right। Apart from that significant unclassed forest especially Nagaland and Manipur में है, अच्छे खासे नंबर में फॉरेस्ट है, कि क्या है उनको किस चीज में कैटेगराइज किया जाए, राइट, उस चीज को लेकर के यहाँ पर, ओके। अब फॉरेस्ट राइट्स का अगर हम देखें यहाँ पे तो 2006 का फॉरेस्ट Rights Act, it actually expands the definition of forest land। यहाँ पर what they are doing, traditional community tenurial
राइट्स, दे एक्चुअली गिव इंपॉर्टेंस टू दिस थिंग। इस चीज को ये लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लिमिटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर देयर एंड मिजोरम्स चेंज इन द स्टैंस फॉर द FRA इज देयर। सो फॉर ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स को लेकर के मिजोरम का अपना अलग स्टैंस है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वो लिमिटेड तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट को अप्लाई करती हैं। मतलब दे आर यूजिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ ला दिया है, एक्ट ला दिया है, बट दी यू कैन सी दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट अप्लाइंग इट कंप्लीटली, वो अपनी विलिंगनेस के हिसाब से कर रहे हैं। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट राइट्स, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज 2022 फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो है, they have come up with this thing। states का रोल इसमें क्या है, they are supposed to have FRA compliance, इनको होना चाहिए। वहां पर पहले अगर वो फॉरेस्ट डाइवर्जन अगर होती है, किसी और पर्पस से अगर यूज हो रहा है, उससे पहले वहां पर जो है इसको अप्लाई करना has become necessary and a potential for the tribal Ministry of Tribal Affairs in order to issue the enforceable directions over there is also there। now ensuring the tenurial security for the forest dwellers and the forest protection, that is very important, and this was the same issue because of which a lot many tribals had actually revolted against Britishers। we don't want that kind of thing to happen all over again here in India, against the government, against us only, right? so forest dwellers जो है उनकी security, forest protection, that is also very much important। so there are a lot of actually problematic things related to this the northeastern states forests। ठीक है, खैर सो आज का जो क्लास है वो काफी ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग जो थी इसमें, that is the reason। I hope you people enjoyed it। see you in the next video। take care, bye bye and have a great time। जय हिंद।